नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राहुल महाजन जी और राजकुमार सिंह जी। बहुत स्वागत सर आप दोनों का। आज बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां 2 दिन के बाद ही पहले फेज की वोटिंग होनी है। कल शाम को प्रचार भी थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव कैंपेन में पूरा जोर लगा दिया है। बंगाल में चुनावी प्रचार का सबसे दिलचस्प चेहरा रविवार को सामने आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम में रैली करने के बाद अचानक से एक झालमुड़ी की दुकान पर पहुंच गए। अब प्रधानमंत्री ने यहां स्थानीय लोगों के बीच खड़े होकर खुद दुकान से झालमुड़ी खरीदी, खाई। सबसे प्यारी बात तो मुझे इस तस्वीर की ये लगी कि उन्होंने जब पैसे दिए तो फिर लड़के ने भी, उस दुकानदार ने भी उन्हें कुछ पैसे लौटाने की बात कही, तो उन्होंने एकदम साफ मना कर दिया। अच्छा, दुकानदार और लोगों के बीच में बातचीत भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बड़ा प्यारा वीडियो था, इस चुनावी कैंपेन का एक बड़ा अच्छा हिस्सा था। ये आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ, प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, हाँ, झाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। अब भाई जो हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। अब देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान इस तरीके की तस्वीर आना और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज देखने को मिला। 11 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में उन्होंने एक ब्लॉग स्टाइल वीडियो भी साझा किया था, आपको याद होगा। इसमें वो आम लोगों की तरह बातचीत करते हुए, हल्के फुल्के पल बिताते हुए नजर आए थे। सिलीगुड़ी में 12 और 13 अप्रैल 2026 के ही बीच एक शादी समारोह में भी वो पहुंचे थे। लोग वहां पर भी उन्हें देखकर अचानक चौंक गए थे। मेफेयर टी रिजॉर्ट में श्रेया और अक्षय जैन नाम के एक जोड़े की शादी में वो शामिल हुए थे। कुछ तस्वीरें मैं इसलिए आपके सामने रख रही हूँ राहुल जी, ऐसी तस्वीरें देखिए, भले ही एक प्लान के तहत उन्होंने की हो, लेकिन ये तस्वीरें आम लोगों के दिलों को छू जाती है। अब किसी भी दुकान पर खड़े होकर अगर प्रधानमंत्री झालमुड़ी खरीद कर खा रहे होंगे, तो वो दुकानदार तो हमेशा के लिए याद रखेगा कि मैंने प्रधानमंत्री को अपनी झालमुड़ी खिलाई थी। वो 10 को और बताएगा, वीडियो सर्कुलेट करेगा, उसका इम्पैक्ट होता है। तो मैंने ये वीडियो देखा था तो मुझे बहुत पुरानी यादें भी याद आई, जब हम लोग कैंपेन कवर करते थे नेताओं के साथ। तो मुझे याद है प्रमोद महाजन के साथ मैं हरियाणा का कोई कैंपेन कवर कर रहा था, उस वक्त चुनाव था। तो उन्होंने किस तरह से ढाबे पे बैठ के रात को खाना खाया था, हमने किस तरह से गाड़ी की लाइटों में शूट किया था। तो ये देखिए नॉर्मल है, और बीजेपी के नेताओं में ये है भी कि वो लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब जो पैसे दे रहे थे तो मना कर रहा था सामने कि नहीं मैं नहीं पैसे सोचिए प्रधानमंत्री को मना कर तो मैं नहीं लूंगा पैसे। फिर जबरदस्ती प्रधानमंत्री नहीं पैसे लेने होंगे। तो देखिए एक कनेक्ट है लोगों के साथ, नेताओं का एक कनेक्ट है, और प्रधानमंत्री के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है लोगों को। वो लोगों के बीच जाते हैं, जैसे अब रैलीज में भी वो कहते हैं कि
भाई अगर किसी के हाथ में कोई तस्वीर दिख रही हो तो कि भाई उसकी तस्वीर मेरे तक पहुंचा दें, वो लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ये एक लोगों के में प्रधानमंत्री के प्रति प्रेम और प्रधानमंत्री का लोगों के प्रति प्रेम, ये दोनों दिखाई देता है इसमें। और यही एक स्ट्रेंथ भी है बीजेपी की कि किस तरह से वो लोगों के साथ कनेक्ट। क्या राजकुमार जी, ये जो डायरेक्ट कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों से है, ये कुछ इफेक्ट वोट के तौर पर दिखाई देगा? क्या ममता बनर्जी को चिंतित होने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री का या पब्लिक से कनेक्ट की बात है या कनेक्ट करने की जो उनकी कला है, वो तो मैचलेस है। आप याद करें, इससे पहले कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन शायद वो अकेले प्रधानमंत्री हैं जो एक नियमित अंतराल पर लोगों से मन की बात करते हैं। और उस मन की बात में, ठीक है उसका नाम मन की बात है, लेकिन वो सिर्फ उनके मन की बात नहीं होती, उसमें लोगों के सवाल भी होते हैं, उसमें वो संदर्भों का जिक्र भी करते हैं, लोगों से संवाद भी करते हैं। तो पब्लिक से कैसे कनेक्ट किया जाता है बिना उसके बीच जाए, वो कला भी उनको आती है। और जब मौका मिलता है तो लोगों के बीच जाकर के भी वो संवाद करते हैं। तो ऐसी घटनाएं, जैसे मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री हाईली सिक्योर्ड पर्सन है, जैसी उनकी सिक्योरिटी होती है उसमें अचानक कुछ करना या कर पाना संभव नहीं है। तो चीजें प्लान्ड होती हैं। महिलाएं इतनी सारी हैं, बच्चियां हैं, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो अचानक इतने सारे लोगों का वहां होना, जय श्री राम के नारे गूंजना और प्रधानमंत्री का उनके बीच जाना, यानी सब पहले से सिक्योरिटी को ध्यान में रख के प्लान किया गया होगा। लेकिन इन चीजों का असर होता है। मैं इम्पैक्ट क्या होता है, मैं सर अभी मैंने उस तस्वीर को गौर किया जब उन्होंने अपने ही उस लिफाफे से बाकी लोगों को भी खिलाना शुरू किया। उसमें से एक महिला ने तो उसको खा के प्रसाद उसने कहा सर मेरे लिए प्रसाद है, प्रसाद की तरह उन्होंने अपने सिर पे लगा लिया। और एक छोटी बच्ची उनके साथ खड़ी हुई है। देखिए, ये नेताओं में है भी कि वो अपनी सिक्योरिटी का दायरा तोड़ते हैं, जबकि मैंने ये देखा है कि सिक्योरिटी मना भी करती है। एसपीजी खास तौर से बहुत ज्यादा मना करती है, ऑब्जेक्ट करती है। क्योंकि हमारे यहाँ से हादसे हुए हैं तो हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये सब जगह पे है। राजीव गांधी भी ऐसा कई बार करते थे, बाकी प्रधानमंत्री भी, कुछ प्रधानमंत्री जो थे वो थोड़ा अलग थे, जो नहीं ये करते थे। लेकिन जो पॉपुलर प्रधानमंत्री लोगों के बीच में हुए हैं, लोगों से जिनका कनेक्ट है, वो जरूर। लेकिन सर, प्रसाद की तरह कोई अगर झालमुरी को भी अपने सिर पे लगा ले रहा है, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिया है। तो इससे ये समझ में आता है कि लोग प्यार कितना करते हैं प्रधानमंत्री को। अच्छा, प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट भी कितनी करते हैं। अभी आप जो पूछ रहे थे इसका असर होगा, ममता को चिंतित होने की जरूरत है क्या? एक्चुअली ममता को चिंतित होने की जरूरत मोदी का जो स्टाइल ऑफ कैंपेन है, मोदी का जो कनेक्ट है और लोगों के बीच उनकी जो लोकप्रियता है, मतलब पार्टी को भूल जाइए, एक बार को दलगत राजनीति को भूल जाइए। तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर उनका कनेक्ट अलग तरह का है और वो जो इम्पैक्ट डालता है वो कई बार पार्टी लाइंस को तोड़ देता है। ये हमने कई स्टेट्स में देखा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो वो ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी खुद पब्लिक कनेक्ट में, पब्लिक से संवाद करने में भाषा की दिक्कत हो सकती है कि वो बंगला के अलावा लेकिन मैं ममता बनर्जी की एक चिंता को जोड़ना चाह रही हूँ। ममता बनर्जी की चिंता ये है कि ईडी का एक्शन जबरदस्त चल रहा है। आज ईडी ने आईपैक के एक और निदेशक ऋषि राज सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली ऑफिस में आज पेशी होने के लिए समन है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी ने 13 अप्रैल 2026 की देर रात आईपैक के को फाउंडर निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया। अदालत ने उन्हें पूछताछ के लिए 10 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। अप्रैल की शुरुआत में ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में आईपैक के दफ्तरों पर एक साथ छापेमारी की थी। और इस बीच खबर यह भी है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के कामकाज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। शनिवार देर रात आईपैक के कर्मचारियों को कानूनी बाध्यताओं का हवाला देते हुए 20 दिनों की छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया गया। हालांकि टीएमसी इन खबरों को खारिज कर रही है, इसे विपक्ष की एक सुनियोजित साजिश करार दे रही है। बंगाल में ईडी पुलिस अधिकारियों पर भी रेड कर रही है। कल ईडी ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास के बालीगंज स्थित आवास पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली से जुड़े हुए मामलों में की गई है और इस मामले में सन एंटरप्राइज के एमडी जॉय कामदार को उनके आवास से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो कोई एक एक्शन नहीं है सर, ये लगातार आईपैक के दफ्तरों पर, फिर उनके निदेशक पर, फिर उनसे जुड़े हुए कर्मचारियों पर जो छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। खबर तो ये भी आई कि भाई 20 दिनों तक कामकाज बिल्कुल बंद हो जाएगा और अब तो पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। उससे पहले आईपैक का यूं ठप हो जाना
ये तो चुनावी रणनीति में एक बहुत बड़ा डेंट होगा। पहले तो हम ये समझ लें ये मामला क्या है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स से लिमिटेड से जी। जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ से कोल के पिल्फरेज का मामला है। किस तरह से वहाँ के अधिकारियों यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारियों वहाँ पे सिक्योरिटी और इन सब के साथ मिलकर कोल निकालकर उसे बेचना, ये एक मामला है जिसके तहत पहले से 2000 मेरे ख्याल से 20 से कार्रवाई जो है चल रही है, जिसमें सीबीआई के एक जो है वो केस दर्ज हुआ था। उसमें पैसा किस किस तरह से घूमा है, पैसा कहाँ कहाँ गया है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिसमें आईपैक के जो निर्देशक हैं उनका भी कुछ नाम जो है वो सामने आया है। तो उसमें कार्रवाई ईडी की भी साफ चल रही थी उस वक्त, वो कार्रवाई जो है वो दिखाई जा रही है। मेरा बस इतना मानना है कि इन सारे मामलों में या तो कोई चीज़ कंक्लूजन पे चलनी चाहिए, चाहे जैसे कोल स्कैम था या फिर 2G स्कैम था या बाकी सारे स्कैम्स हैं, उसमें कंक्लूजन क्या हुआ ये जनता के सामने कुछ नहीं है, कंक्लूजन कुछ नहीं आता। तो क्या कंक्लूजन हुआ? अगर कंक्लूजन नहीं हुआ तो ये बाकायदा ये माना जाएगा, क्योंकि आईपैक जो है वो टीएमसी के साथ इन्वॉल्व है, वो डीएमके के साथ भी इन्वॉल्व रही है, तो ये माना जाएगा कि ये जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। अगर इसमें आप कंक्लूजन तो कुछ नहीं लेके जाते, लेकिन ये बात सही है कि वो कोल स्कैम में काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई हुई थी, वहाँ पे काफ़ी अधिकारियों को अरेस्ट किया गया था, वहाँ पर बाकी सारे जिन लोगों ने कोल खरीदा था उनके खिलाफ कार्रवाई भी। अच्छा, एक और खबर है, बंगाल में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती पर टीएमसी हमलावर है। कोलकाता में सीएपीएफ के प्रमुखों की मीटिंग के बाद सियासत गर्मा गई है। मीटिंग के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा कि बंगाल में मिलिट्री स्टाइल में सत्ता हथियाने की योजना बनाई जा रही है। टीएमसी का दावा है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग भारी सुरक्षा तैनाती के बहाने डर का माहौल बना रही है। सेंट्रल फोर्स बीजेपी उम्मीदवारों की मदद कर रही है। कोलकाता में सीएपीएफ की एक अहम बैठक हुई। ये मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि किसी चुनावी राज्य में ये पहली बार सभी 5 सीएपीएफ बल यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीमा सुरक्षा बल और आईटीबीपी के डीजी एक साथ सुरक्षा समीक्षा में जुटे। अब इस पर तो भाई जो सरकार है उन्हें भी खुश होना चाहिए कि एक स्वस्थ वातावरण में, राजकुमार जी, एक स्वस्थ वातावरण में जहां कोई हिंसा की जगह ना हो, वहां पर इतनी बड़े लेवल पर तैयारी की जा रही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सीएपीएफ की मीटिंग हुई है। लेकिन वो तो अलग नैरेटिव खड़ा कर रही है, वो कह रही है कि बीजेपी के लिए हो रहा है ये सब। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा एक बड़ी चुनौती रही है। चाहे 2021 का चुनाव देख लें, उसके पहले का भी देख लें। 2021 में तो चुनाव के बाद भी बड़े पैमाने पर हिंसा सामने आई थी। तो वहाँ चुनाव शांतिपूर्ण हो, हिंसा से मुक्त हो और भय और आतंक के बिना हो, ये एक बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले में दखल दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं, चुनाव आयोग के लिए चुनौती है ही है। तो इसीलिए केंद्रीय बलों की तैनाती वहाँ इस बार ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती से असुरक्षा का वातावरण बनेगा या डर का वातावरण बनेगा। आमतौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती, डर का वातावरण किस में? टीएमसी में डर का वातावरण? हाँ, तो फिर वही बात है, मतदाताओं में वो निर्भय होकर वोट कर सकें या वोट के बाद भी उन्हें किसी चीज़ की चिंता ना हो, उसके लिए किया जाता है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इस पर इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को अपने बारे में सोचने की जरूरत है। क्या उन्होंने कोई ऐसा वातावरण तैयार किया है जो सुरक्षा बलों की तैनाती से भंग हो सकता है? तो मतदाताओं की सुरक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है पूरे शासन तंत्र की जिम्मेदारी है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। मैं सर 5 साल पहले की ही एक तस्वीर दर्शकों को याद दिला दूं, मुझे इसलिए ये ध्यान आ गया क्योंकि हमारे सहयोगी पवन नारा वो पश्चिम बंगाल में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे और आपको ध्यान होगा उस वक्त तो कोविड के इस माहौल से बिल्कुल ऐसी परिस्थिति थी। इतनी चुनावी हिंसा वहां पर उन्होंने देखी कि मीडिया तक पर पथराव हो गया। हमारी गाड़ी तोड़ी गई थी, पवन को भी चोट आते आते बची थी, हमारे कैमरा पर्सन को चोट आते आते बची थी। और फिर मतदान के दिन भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। अलग अलग पोलिंग बूथ पर हाथापाई हो गई बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में। कहीं पर वोटिंग की प्रक्रिया बीच में बाधित हो गई। क्यों? क्योंकि वहां इतना तनाव हो गया कि अंदर जो है वो अंदर रह गया और बाहर जो है वो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो अब तो ममता बनर्जी को खुश होना चाहिए, महुआ मोइत्रा को खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है, वो डर रहे हैं। देखिए, इससे एक ही बात लोगों के प्रति मतलब मन में जाती है कि क्या आप सच में जो मशीनरी है, जो आपकी स्टेट मशीनरी है, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं इलेक्शन में, अगर आपको डर लग रहा है
तो ये बिल्कुल साफ है कि पश्चिम बंगाल में, जैसा कि उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनावी हिंसा है वो काफ़ी लंबे समय से, अभी से नहीं, जब वामपंथी सरकारें होती थी तब से, और टीएमसी में भी जो हिंसा है उसको बढ़ावा मिला है, चुनावी हिंसा को। तो ऐसे में ये ममता बनर्जी को खुद सोचना चाहिए कि क्या इसका विरोध करना चाहिए। एक अच्छा कदम इलेक्शन कमीशन की तरफ से है कि वो चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से कराना चाहते हैं। इसमें ममता बनर्जी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्या सच में ममता बनर्जी ये सोचती हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो जो है वो कहीं बीजेपी से मिले? ऐसा होता नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस का काम होगा कि वहां पर वो सुचारू रूप से चुनाव चलाएं। अगर आप डर रहे हैं तो इससे लोगों के मन में शक होगा कि क्या आप कुछ और करना चाहते थे स्टेट मशीनरी के जरिए। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में 2 दिन के बाद आप जब दमदार दफ्त देख रहे होंगे तो उस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी। इससे पहले बंगाल वापस लौटने वालों की तादाद बढ़ गई है और इसका असर बंगाल जाने वाली ट्रेन पर साफ दिखाई दे रहा है। ट्रेन में भारी भीड़ है। नई दिल्ली स्टेशन से इसके बकायदा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जिससे कि बड़ी संख्या में लोग वापस पश्चिम बंगाल लौट सकें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। मुंबई और सूरत में भी बड़ी संख्या में बंगाल जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ी हुई है। बंगाल जाने वाला हर शख्स इस वक्त यही कह रहा है कि वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहा है। इसका पॉजिटिव पहलू तो ये है कि देखिए मतदाता कितना जागरूक है। वो भले ही नोएडा में काम कर रहा हो, दिल्ली में काम कर रहा हो, मुंबई में काम कर रहा हो, सूरत में काम कर रहा हो, उसके अंदर मन ये है कि गांव में अगर उसका परिवार का कोई सदस्य रह रहा है तो उस तक किसी भी योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, इसलिए वो अपने मन की सरकार बनाना चाहता है। ज्यादातर लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। कई लोग केवल वोट डालने ही नहीं बल्कि चुनावी रोल में गड़बड़ी को ठीक कराने और अपने रजिस्ट्रेशन को सत्यापित कराने के लिए भी जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूं। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर सबकी नजर है। अब कुछ ही दिन बचे हैं और दिल्ली समेत जो बड़े शहर हैं यहाँ से भी अब लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। तो अभी वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, वोट डालने जा रहे हैं। क्या कोई डर भी है क्या कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो कहीं नाम वगैरह में दिक्कत आगे हो जाए? क्या बातचीत हो रही है आप अपने जो लोगों से? बात वो सब नहीं होता है कि वोट डालने के लिए जा रहे हैं चुनाव में? हाँ जी। कोई अचानक से बना आपका प्लान या पहले से था कि अभी वोट डालने जाना ही है? पहले से मतलब डालने की जा रहा है। अभी टाइम हो गया, चला जा रहा। चुनाव के लिए जा रहे खास या क्या चीज़ है? नहीं, शुद्ध वोट डालने के जा रहे हैं। वोट डाल के मैं आ जाऊंगा 4-5 तारीख को। बंगाल का बंदा तो सारे जा रहे हैं, जितना बंगाल का है सारे जा रहा है। जो बाहर रहते हैं? बाहर जो रहता है बंगाल का बंदा सब लोग ही जा रहा है। वोट देना भी जरूरी है ना, गाँव में तो रहना है ना, इसलिए तो जब जानी है। नाम आ गया आपका लिस्ट में? आ गया। अच्छा, तस्वीरें मुंबई से भी कुछ ऐसी ही है। मुंबई में भी लोग बड़ी संख्या में बंगाल के लिए रवाना हो रहे हैं और स्टेशन पर इसकी भीड़ भी दिखाई दे रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पश्चिम बंगाल जाने के लिए रात 10 बजे शालीमार एक्सप्रेस निकलती है। इस ट्रेन के जनरल डिब्बे में सवार होने के लिए लोग दोपहर से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। लोग पश्चिम बंगाल में अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कुछ यात्रियों का कहना था कि अगर वो वोट देने नहीं गए तो उनके आने वाली पीढ़ियों का नाम सरकारी दस्तावेजों से मिट जाएगा, इसलिए वो अपने घर जा रहे हैं। बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश में जो भी बंगाल से बाहर गए हुए लोग, काम करने के लिए गए हुए हैं, वो भी बड़ी संख्या में बंगाल जा रहे हैं और सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, उपयोग करना है, अपना वोट देना चाहते हैं। वोट देने जा रहे हैं। खास करके वोट देने ही जा रहे हैं। मतलब अब मान लीजिए अगर पिछले साल की बात करें तो इस वक्त गए नहीं थे आप, बंगाल नहीं गए थे ना? वोट हुआ था, हम तो आया तो 2 महीने हो रहे, वोट देने जा रहे हैं। हाँ। कोई डर भी है क्या कि नहीं जाएंगे, वोट नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से? नहीं जाने होगा। मेरा भाई तो खुद पंचायत मेंबर है, इसीलिए हम नहीं गया तो और दूसरा कोई बात उठेगा। नहीं, मैं लोग सरकार का वो हिसाब से जाएगा ना। वोट देना जरूरी है ना। वोट देना जरूरी है। सेंस हो गया तो राज्य का हाल बहुत उस पर चेंज करने के मूड में। हाँ। गुजरात की भी एक तस्वीर आपको दिखा दूं। गुजरात में भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो वापस अपने अपने गांव बंगाल लौट रहे हैं।
सूरत के उधना स्टेशन पर रविवार को यात्रियों की बड़ी भीड़ दिखाई दी। इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को तो हल्के बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। रेलवे के मुताबिक कुछ यात्री बैरिकेड पर चढ़कर स्टेशन में एंट्री ले रहे थे, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति का एक खतरा था। लाइन तो देखिए जरा, माय गुडनेस, कितनी लंबी लाइन है। ये उधना रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। और फिर लोगों के सिर पर रखी हुई ये गठरियां, ट्रेन में बढ़ती हुई भीड़, एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने के बाद ये स्थिति है। वहां से भी एक रिपोर्ट देख लें हमारे संवाददाता की। अब ये जो तस्वीरें हैं, अब आप कतार देखिए राजकुमार जी, इतनी लंबी कतार थी। अब दो बातें हैं। पहली बात वो जो मैंने कही कि वो उन लोगों को लग रहा है कि भाई अगर हमें सरकारी फायदा चाहिए तो फिर हमें वोट भी तो देना पड़ेगा, वरना हमारा नाम कट जाएगा। एक ये कारण है, और दूसरा कारण ये है कि अपने आप को सत्यापित भी वो करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। और इस बार खतरा ये भी है कि आपकी कहीं ना कहीं नागरिकता पर भी सवाल उठ रहा है कि आप हैं भी बंगाली या नहीं। जी, आपको वहां जाकर के साबित करना है कि आप हैं, देश के ही नागरिक हैं और वैध मतदाता हैं। उसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट देने हैं, खुद पेश होना है, वो करना है। दूसरा, जो वोट डालने वाला कंपल्सन एक और भी है कि जो सरकार की योजनाओं में आपको नकदी मिलती है या दूसरी तरह की सहायता मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं अंडर स्क्रूटनी आ जाती है अगर आप वोट नहीं डाल पाते हैं। तो एक वो दबाव भी है। अब इसके दोनों पहलू हो सकते हैं। आप जन कल्याण की भावना से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इस तरह की फ्रीबीज के जरिए आप एक तरह की रिश्वत दे रहे हैं मतदाताओं को वोट के लिए। लेकिन एक बड़ा गंभीर संकट जो मैं देख रहा हूँ, आपने दिल्ली का दिखाया, मुंबई का दिखाया, सूरत का दिखाया। आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल हमने क्या से क्या बना दिया। आज़ादी से पहले बंगाल इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा हब होता था देश में, और आज हालत ये है कि सबसे ज्यादा राज्यों में अगर कहीं पलायन हो रहा है तो बंगाल से हो रहा है। बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है। तो उस पर भी विचार करने की जरूरत है। चुनावी राजनीति अपनी जगह आएगी जाएगी 5 साल बाद, लेकिन हमने पश्चिम बंगाल कैसा बनाया और उनको कैसा बनाने की जरूरत है। सर, एक बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से माइग्रेशन पश्चिम बंगाल से है वो चिंता की बात है। वहाँ पे जूट मिल्स जिस तरह से बंद हुई, बाकी इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं वो कम हुई हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है नहीं, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। वेरियस जगह चीज़ों का, ज्वेलरी से लेके बाकी सब चीज़ों का बहुत सारा है। लेकिन मेजर फैक्ट्रीज जो जूट फैक्ट्रीज होती थी, ये बाकी सब चीज़ें, ये कम, इसमें काफ़ी कमी आई है। तो माइग्रेंट लेबर बहुत ज़्यादा है, और वो माइग्रेंट लेबर सारा अब वापस जा रहा है। वो 1.5 महीने के लिए वापस जा रहा है। ये ना केवल पश्चिम बंगाल को इफेक्ट कर रहा है, ये सारा जो माइग्रेशन का मामला है, बल्कि ये बाकी शहरों को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ये वर्कर्स जो हैं बाकी जगह काम करते हैं, उनका सारा मतलब इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं, पूरा सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, ये बात सही है जो कि बात कही गई कि नहीं, तो जो बात का विपक्ष अक्सर बीजेपी से और नीतीश कुमार से बिहार में पूछा करता था, वही बात यही विपक्ष ममता बनर्जी से भी पूछ ले कि भाई आपके राज्य में इतना पलायन क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या कहां से आ रही है और क्यों आ रही है, पलायन करने पर ये क्यों मजबूर हो गए। एक पहलू ये भी इस तस्वीर का है जो मैंने आपके सामने रखा।